अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग CS201 लेक्चर नंबर 25 पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। सो इस लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली कुछ थ्योरी का पार्ट पढ़ना है और कुछ हमारा जो है प्रैक्टिकल है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने टॉपिक कवर करने हैं हिस्ट्री और देन स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, देन उसके बाद उसकी लिमिटेशन देखेंगे, देन मूव करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, और लास्ट में हम लोग तमाम के तमाम फंक्शंस, उसके आर्गूमेंट्स, इनलाइन फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है, प्लेसमेंट ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होती है, ये तमाम टॉपिक्स को हम लोगों ने कवर अप करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग हिस्ट्री देख लेते हैं। तो हिस्ट्री में हमारे पास सबसे पहले हिस्ट्री आएगी सी की, देन आएगी C++ की। सो सी लैंग्वेज जो है वो हमारे पास स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, जबकि जो C++ है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। सो सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय द साइंटिस्ट एट बेल लैब इन 1970s। 1970s के दौर में हमारे पास सी लैंग्वेज जो है वो बेल्स लैब में बनाई गई थी। सी इज़ नोन फॉर बीइंग अ लीन पावरफुल लैंग्वेज ऑफरिंग कंसाइजनेस एंड एफिशिएंसी। सी लैंग्वेज की मकबूलियत की जो वजह है वो इसकी एफिशिएंसी है। मतलब ये कि ये तमाम लैंग्वेजेस में से सबसे फास्ट लैंग्वेज है जो कि एग्जीक्यूट कराती है। इसलिए जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, बड़े बड़े यूनिक्स हैं, हमारे पास विंडोज़ हैं, सिमिलरली हमारे पास जो एरोस्पेस इंजीनियर्स हैं, जो मिसाइल रॉकेट्स वगैरह है, इन तमाम को हैंडल करने के लिए सी लैंग्वेज में कोड लिखा जाता है। सी हैड सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड एंड वाज वाइडली अडॉप्ट। सी की इसी खासियत की वजह से प्रोग्रामिंग की दुनिया में इसको बहुत ही यानी कि ज़्यादा लोगों ने इसको अडॉप्ट किया, इसमें कोड लिखना स्टार्ट किया। मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि यूनिक्स वर रिटन इन सी। यूनिक्स का कोड भी जो सी लैंग्वेज में लिखा गया। द एवोल्यूशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्टेड विद मशीन लैंग्वेज। कहते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो जर्नी है वो स्टार्ट हुई थी मशीन लैंग्वेज से, जो कि होती है 0-1 वाली, लेकिन वो एट द एंड फिर आ गई असम्बली लैंग्वेज पे। असम्बली लैंग्वेज हमारे पास क्या होती है? असम्बली लैंग्वेज अलाउड प्रोग्रामर टू यूज सिम्बॉलिक कोड, यानी कि सिम्बल्स की शक्ल में, कुछ ही लफ्ज़ों की शक्ल में हमारे पास जो है वो कोड लिखा जाता था। पहले क्या होता था? 0-1 में लिखा जाता था। देन फिर असम्बली लैंग्वेज के आने से सिम्बल्स की जगह पे रिप्लेस हो गया जो कॉमन वर्ड्स थे। देन उसके बाद आती है हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे कि कोबाल है, फोर्ट्रॉन है। ये पहली हाई लेवल लैंग्वेजेस थी, जैसे आपकी सी लैंग्वेज है ना, इसी तरह पहले होती थी कोबाल और फोर्ट्रॉन। वाज डेवलप्ड विच रीअसेंबल इंग्लिश, जिन्होंने इस असेंबली लैंग्वेज को भी मज़ीद इम्प्रूव किया एंड वर ईजियर फॉर ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, और जो इंसानों को समझने वाली थी उनके लिए आसानी हो गई। द एज ऑफ स्पैगेटी कोड रेफर्स टू द प्रोग्राम दैट वर नॉट प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड एंड हैड ब्रांचेस ग्रोइंग इन मल्टीपल डायरेक्शन। ये स्पैगेटी कोड जो है पड़ा, इसकी डेफिनेशन भी बाज़ औक़ात आ जाती है पेपर में। तो एज ऑफ स्पैगेटी कोड क्या है? ये वो दौर था कि जब हमारे पास कोई स्ट्रक्चर्ड नहीं होता था प्रोग्राम लिखने का, मतलब कि ब्रांचेस, डिफरेंट ब्रांचेस की शक्ल में लोग कोड लिखे थे, कोई पता नहीं क्या, कहाँ उसका मुंह है, कहाँ उसकी टांग है, मतलब कि समझ रहे हो ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ये था एज ऑफ स्पैगेटी कोड, सही। फिर उसके बाद आया स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, यानी कि सी लैंग्वेज में। So C language structured programming emerged as solution breaking problem into smaller part for better organization। Structured programming ने क्या किया, जो कि problems थी ना उनको small parts में divide कर दिया ताकि वो अच्छे से समझ में आने लगे। अब small parts में किस तरह divide किया वो हम लोग आगे देखते हैं। C follows a structured program approach where program are composed of function। अब structured program का सबसे बड़ा benefit क्या हुआ कि जो आपका प्रोग्राम था उसको फंक्शंस में डिवाइड किया गया। अब हर फंक्शन एक स्ट्रक्चर्ड होता है। सी लैंग्वेज ने इसी अप्रोच को फॉलो किया और यहीं से ये पॉपुलर हुई। द टॉप डाउन अप्रोच इन्वॉल्व ब्रेकिंग डाउन प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर मॉड्यूल। टॉप डाउन अप्रोच क्या है कि जो भी आपके फंक्शंस वगैरह हैं, कोड है, उनको स्मॉल मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया। अब हर मॉड्यूल को कहा जाता है एक फंक्शन, सही है। तो मॉड्यूल का नाम क्या है? दूसरा फंक्शंस। इंपॉर्टेंट रूल ऑफ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग इंक्लूड डिवाइडिंग एंड कंकरिंग लॉन्ग फंक्शन इनटू स्मॉल। बड़े फंक्शंस को छोटे फंक्शन में कन्वर्ट करने का नाम ही क्या है? स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। वेल डिफाइंड टास्क कोड शुड बी डिज़ाइन फॉर पोटेंशियल रीयूज़। अब फंक्शन बनाने से क्या होता है, जो कोड है वो आपका रीयूज़ हो जाता है, मतलब कि एक ही फंक्शन से आप लोग मल्टीपल चीज़ें करा सकते हैं। इफेक्टिव कमिटिंग इज़ अ क्रूशियल बोथ ऑफ अदर एंड ऑफ द डेवलपर देमसेल्फ टू अंडरस्टैंड द फंक्शन पर्पस, पैरामीटर एंड रिटर्न वैल्यू। अब फंक्शन के अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती है, एक होती है उसका पैरामीटर और एक होती है उसकी रिटर्न वैल्यू। तो जो पैरामीटर है वो आपको यूज़र पास करेगा और आपको उसको कुछ ना कुछ रिटर्न करना होगा। तो ये हम इसकी एग्जाम्पल भी देखते हैं।
परेशान ना हो। कमेंट्स शुड बी यूज मीनिंगफुल एंड प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट इनटू द फंक्शन प्रोसेसिंग। कहते हैं कि फंक्शन के अंदर कमेंट्स यूज़ किया जाता है, कमेंट्स जो एग्जीक्यूट नहीं होते कोड, वो यूज़ किया जाता है ताकि फंक्शन को मज़ीद ही क्लियर बता दिया जाए कि आपका जो फंक्शन है वो इस तरह से काम करता है। स्ट्रक्चर्ड जो प्रोग्रामिंग है इसके बहुत नुकसानात हैं, बहुत नहीं कहेंगे, कुछ यानी कि आज के दौर के हिसाब से अगर देखा जाए, वो इस तरह के जो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है ना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा रीयूजेबिलिटी नहीं है। मतलब कि फंक्शन बना के आप कितना ही कोड को रीयूज़ कर पाएंगे। तो एक फंक्शंस आप उस हद तक बना सकते हैं जब आप छोटे लेवल पे काम कर रहे हो, लेकिन जब आप प्रोडक्शन लेवल पे काम कर रहे होंगे देन वो जो फंक्शन है वो भी आपको काफ़ी अनोइंग से लगने लग जाएंगे। तो इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमारे पास आती है ऊप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सही है। तो सबसे पहले अ प्रॉब्लम बिकम complex, the realization emerge that data should be integral part of the program। सही है। तो उस डेटा को किस तरह से स्ट्रक्चर करना है, हैंडल करना है, ये स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में नहीं आता था। तो इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए नई टर्म इस्तेमाल की गई, वो थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, दैट इज कॉल्ड OOP। नाम तो सुना ही होगा। और ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस अप्रोच वेयर फंक्शन आर अप्लाइड टू डेटा। इसके अंदर भी फंक्शन तो यूज होते हैं, बट इसके अंदर कुछ ऐसी अप्रोच यूज होती है हमारे पास जिससे जो है हमारा डेटा जो है वो स्ट्रक्चर्ड रहते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ये सी में नहीं है, ये C++ में आई थी। सो इन 1980s यानी कि सी के बनने के 10 साल बाद बर्नी स्ट्राउस्ट्रप, ये फाउंडर हैं C++ के, इन्हेंस द सी लैंग्वेज टू एड्रेस द लिमिटेशन ऑफ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ C++। सही है। उन्होंने क्या किया, लिमिटेशन निकाली स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में से यानी कि सी में से, और उसको तब्दील करके उसको फिक्स किया और देन उसको नाम दे दिया C++। लेकिन C++ को ना सी विद क्लासेस बोला जाता था, लेकिन उसके बाद इन्होंने इसको C++ कर दिया। अब जावा फॉलोड एज सक्सेसर टू C++। कहते हैं कि C++ से ही हमारे पास निकली जावा लैंग्वेज। जावा बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है, इस टाइम बैकएंड और एंड्रॉयड्स में यूज़ होती है। इनकॉपरेटिंग एडिशनल फीचर, जिसके अंदर मज़ीद C++ से भी मज़ीद एडवांस फीचर्स मौजूद थे। अब आ जाते हैं हमारा सारा जो है प्रैक्टिकल पोर्शन पे। तो इनमें हम लोगों ने सबसे पहले तो अपने फंक्शंस के बारे में बात करनी है, जो कि हमने स्ट्रक्चर्ड में पढ़ा। सबसे पहले तो कहते हैं कि फंक्शंस आर्गूमेंट करते हैं। फंक्शन को सिंपल पहले ये समझ ले कि एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसके अंदर एक मखसूस हमने कोड लिखा होता है और उसको एग्जीक्यूट कराना होता है। नाउ इसमें हम सबसे पहले बात है फंक्शंस आर्गूमेंट, डिफ़ॉल्ट फंक्शंस आर्गूमेंट। अब एक्चुअली में फंक्शन का जो सिंटैक्स है ना, उसके अंदर इस तरह से लिखा जाता है, वॉइड फंक्शन का नाम f जो कि लिखा है इसमें, और ये जो ब्रैकेट है ना इसके अंदर आर्गूमेंट दिए जाते हैं, और यहाँ जो करली ब्रैकेट है इसके अंदर आपका फंक्शन लिखा जाता है। और ये जो लास्ट में मैंने लिखा है f और 2 ब्रैकेट्स खाली डाली हुई हैं, ये होती है फंक्शन कॉलिंग, राइट। जब आप फंक्शन को बनाते हैं तो उसको कॉल करते हैं टू एग्जीक्यूट इट्स कोड। अब जो ये अंदर वाली चीज़ है ना, यहाँ पर int i = 1 और $x = 10.5, इसको बोला जाता है डिफ़ॉल्ट फंक्शंस आर्गूमेंट। लेकिन आर्गूमेंट किसको बोला जाता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो चलते हैं VS कोड की तरफ। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ VS कोड में, और यहाँ पर मैंने आके एक न्यू फाइल बना लिया। अगर मैं यहाँ पर अगर फंक्शन बनाना चाहूँ तो फंक्शन आपको याद रखना है कि जो मेन सेक्शन होता है इससे ऊपर बनाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने फंक्शन बना के रखा हुआ है, मैं सिंपली उसको पेस्ट करने लगा हूँ। अब देखिए फंक्शन मैंने बनाया क्या। सबसे पहले तो मैंने उसकी रिटर्न टाइप दी वॉइड, ठीक है। जब आपके पास कोई रिटर्न टाइप ना हो तो आप वॉइड दे सकते हैं। उसके बाद मैंने फंक्शन का नाम लिखा, जो कि लिखा मैंने फंक्शन ही। नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या किया, ये जो ब्रैकेट है ना इसके अंदर लिखा जाता है आपका जो है आर्गूमेंट्स, तो पैरामीटर्स, सॉरी, इसके अंदर पैरामीटर्स लिखे जाते हैं, यानी कि जो आपके फंक्शन वेरिएबल यूज़ करा रहा है उसको यहाँ पर डिक्लेयर किया जाता है। देन यहाँ तक करने के बाद आपका जो फंक्शन वर्क करना चाहता है उसको आप बॉडी में लिखते हैं। ये लिखने के बाद आपका फंक्शन हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपने इस फंक्शन को कॉल कराना है, और फंक्शन को कॉल कराने का तरीका ये है कि जब आप मेन में आए तो यहाँ पर आप अपने फंक्शन का नाम लिखें, जैसे कि मैंने लिख दिया, और उसके बाद ये 2 ब्रैकेट लगा के एंड में सेमीकोलन लगा दे। इस तरह होता है फंक्शन कॉल। लेकिन यहाँ एक परेशानी या दिक्कत है, वो ये कि जो आपने यहाँ वेरिएबल यूज़ किया होता है ना उसकी कोई ना कोई वैल्यू आपने इसको यहाँ पर लिखनी होती है। जैसे कि अगर मैं लिखूँ 5, 3, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये 5 जो है ये x की जगह पर आ जाए और ये 3 है ये मेरे पास आ जाए इस y की जगह पे। अगर मैं इसको यहीं पर ही रन करूँ तो देखना x की जगह मेरे पास 5 प्रिंट होगी और y की जगह मेरे पास वैल्यू प्रिंट होगी 3। द वैल्यू ऑफ x इज़ 5, द वैल्यू ऑफ y इज़ 3। कैसे हुआ? ये 5 और 3 इसके पास गया x और y की जगह, और जहाँ x और y इस कोड में यूज़ हो रहा था उसके साथ रिप्लेस हो गया। बट लेकिन अगर मैं इसको इस तरह करूँ कि यहाँ पर जो है मैंने 5 और 3 बिल फर्स्ट देना भूल गया,
मैं देना भूल गया। अब इसको अगर मैं रन करूं तो देखना मुझे एक एरर देखने को मिलेगा, कहेगा आपने यहाँ पर पैरामीटर तो पास किए हैं लेकिन यहाँ आपने आर्गूमेंट तो उसका कोई दिया ही नहीं। तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए हम यूज़ करते हैं डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स। तो डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स होते क्या हैं, तो सबसे पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, ये बड़ा अनोइंग सा लग रहा है। और यहाँ x की जगह डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट अगर मैं देना चाहूँ तो लिखूँगा इंट x इज़ इक्वल टू 5, यानी कि कोई भी वैल्यू आप चाहते हो कि वो डिफ़ॉल्ट आए, और y इज़ इक्वल टू 3 दे देता हूँ वही वाली। और अब अगर इसको मैं रन करूँ तो देखना अब मैंने वैल्यू पास नहीं की दोबारा से, तो अभी जो एग्जांपल देखी उसके लिहाज से मुझे दोबारा से एरर मिलना चाहिए। लेकिन अगर मैं इसको रन करूँ तो देखना मुझे फिर से वैल्यू ऑफ x इज़ इक्वल टू 5 और y की 3 वैल्यू मिल गई। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी सेट कर दी है। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ लोगों का ये सवाल होगा कि अब क्या हम इस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, ये वाली 5 और 3 को? हाँ जी, चेंज कर सकते हैं। इस तरह करेंगे कि यहाँ पर फिर से आप इसको चेंज कर लें, जैसे इस दफ़ा मैं दे रहा हूँ 10 और 23, तो ये होगा क्या, ये इस वैल्यू को ओवरराइट कर देगी। अगर मैं इसको अब रन करूँ तो देखना ये नीचे मेरे पास द वैल्यू ऑफ x इज़ 10, द वैल्यू ऑफ y इज़ 23। तो इस तरह से डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट वर्क करता है। सो आई होप आपको डिफ़ॉल्ट फंक्शन आर्गूमेंट की आप समझ आ गई होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अब प्लेसमेंट ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन। प्लेसमेंट ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन में मैंने कुछ लिखा नहीं क्योंकि ये एक स्टेप की चीज़ है। और प्लेसमेंट ऑफ डिक्लेरेशन वेरिएबल ये है सिंपल कि आपका जो फंक्शन है उसके अंदर बस सिंपल आप अगर कोई वेरिएबल बना दे, जैसे मैं यहाँ पर z नाम से वेरिएबल बना दो और उसकी वैल्यू भी दे देते हैं यहाँ डायरेक्ट ही कि क्या वैल्यू दें, 50 कर लेते हैं। तो अब अगर मैं इसको सी आउट करवाना चाहूँ इसको भी, तो यहाँ पर मैं अगर y की जगह लिख दूँ z, सही है, और यहाँ पर भी अगर मैं z लिख दूँ तो देखना ये z की वैल्यू भी मेरे पास प्रिंट होके आ जाएगी। तो आप देखना मेरे पास 3 लाइनें प्रिंट हुई आई, द वैल्यू ऑफ x इज़ 10, द वैल्यू ऑफ y इज़ 23 और द वैल्यू ऑफ z इज़ 50। तो ये जो इंट z इज इक्वल टू 50 मैंने फंक्शन के अंदर बनाया ना, इसी को बोला जाता है वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा प्लेसमेंट ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन। नाउ मूव ऑन टू इनलाइन फंक्शन। नाउ इनलाइन फंक्शन भी सिमिलर है हमारे जो अभी हमने नॉर्मल फंक्शन देखे, बिल्कुल सिमिलर है। बस इसके अंदर जो भी हम फंक्शन बनाते हैं उसके आगे इनलाइन लिख देते हैं और कुछ भी नहीं है। तो यही फंक्शन मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये एक्चुअल में मैक्सिमम नंबर मालूम करने का फंक्शन है, यानी कि 2 नंबर अगर आपके पास हो तो उनमें से बड़ा नंबर कौन सा, यही फाइंड आउट करता है। तो इसी फंक्शन को मैं आपको बना के दिखा देता हूँ VS कोड में। तो इनलाइन फंक्शन को बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इसको रिमूव कर रहा हूँ फंक्शन को, और यहाँ पर इसको भी रिमूव कर रहा हूँ। और नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ इनलाइन। इनलाइन लिखने के बाद मुझे डेटा टाइप देनी होगी और जो मेरा फंक्शन का नेम है वो देना होगा। उसके बाद मुझे यहाँ पर 2 वेरिएबल पास कराने हैं, एक है x और एक है y, और मैं चाहता हूँ कि मुझे पता लगे कि x और y में से बड़ा नंबर कौन सा है। तो मैं यहाँ पर चेक करूँगा कंडीशन में कि अगर मेरा x जो है वो ग्रेटर देन है y के, देन हो क्या मेरे पास रिटर्न हो जाए जो है x, क्योंकि x इस टाइम हो जाएगा मेरा बड़ा नंबर। अगर ऐसा नहीं होता तो मेरे पास क्या रिटर्न हो जाए मेरे पास y, क्योंकि इस सूरत हाल में मेरे पास y बड़ा नंबर होगा। आई होप आपको ये समझ आ रही होगी। कंडीशंस हम लोग पढ़ चुके हैं। सिंपली x को कंपेयर करा रहे हैं हम लोग y के साथ। अगर x ग्रेटर हो जाएगा तो मेरे पास क्या नंबर रिटर्न होना चाहिए, x, यानी कि x मेरे पास बड़ा नंबर है। अगर इन केस x बड़ा नहीं होता इसके मतलब ऑब्वियसली y उससे बड़ा है, तो उस केस में क्या रिटर्न हो जाएगा, y। तो अगर मैं इसको यहाँ पर कॉल करना चाहूँ तो उसको इस तरह कॉल करूँगा मैं। सबसे पहले तो एक मैं वेरिएबल बनाऊँगा जिसका नाम रखूँगा मैं i, और इसके अंदर मैं अपना जो है मैक्स फंक्शन जो है वो मैं कॉल कर लूँगा। और उससे भी पहले मुझे यहाँ पर इसके अंदर वैल्यूज़ भी देनी होगी x और y की। सो फर्स्ट करने के मैं x की वैल्यू दे रहा हूँ 50 और y की वैल्यू दे रहा हूँ 70। तो इनमें से दोनों में से बड़ी रकम कौन सी है, मेरे पास 70 है। तो यहाँ पर मैं सी आउट करा दूँगा। क्या कराऊँगा, सबसे पहले तो एक मैसेज प्रिंट करूँगा द ग्रेटर वैल्यू इज़, और आगे मैं उसकी i की वैल्यू प्रिंट करा दूंगा। और ये सही है। अब अगर इसको मैं रन करूँ तो मेरे पास जो ग्रेटर वैल्यू आनी चाहिए वो आनी चाहिए 70, यानी कि y की। तो देखते हैं हमारा ये ठीक वर्क करता है। तो द ग्रेटर वैल्यू इज़ 70 बिल्कुल ठीक आ रहा है। अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज कर दूँ, मतलब कि इसको 50 ना करके यहाँ पर 150 कर दूँ, तो अब इसको अगर मैं रन करूँ तो मेरे पास 150 आना चाहिए। तो ये भी केस चेक करके ले लेते हैं। हाँ जी, हमारा इसका मतलब प्रोग्राम जो है वो ठीक रन कर रहा है। द ग्रेटर वैल्यू इज़ 150। तो इस तरह के फंक्शन को बोला जाता है इनलाइन फंक्शन। तो आई होप आपको इनलाइन फंक्शन की भी समझ आ गई होगी। सेम काम करते हैं, बस कीवर्ड का चेंज है। नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शन ओवरलोडिंग। नाउ फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है? फंक्शन ओवरलोडिंग हमारे पास ऐसे फंक्शन को बोला जाता है कि जिसका नेम सेम हो बट उसकी डेटा टाइप्स मुख्तलिफ हों या उसके पैरामीटर्स जो है वो चेंज हो। सो ये फंक्शन ओवरलोडिंग इन C++ रेफर्स टू द एबिलिटी टू डिफाइन
मल्टीपल फंक्शंस विद द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर। नेम उसका फंक्शन का सेम होता है लेकिन उसके पैरामीटर्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं और आर्गूमेंट टाइप्स और उसकी आर्गूमेंट टाइप्स भी डिफरेंट ही होंगे। दिस फीचर अलाउ प्रोग्रामर्स टू क्रिएट फंक्शन दैट परफॉर्म सिमिलर ऑपरेशन ऑन डिफरेंट डेटा टाइप और विद डिफरेंट पैरामीटर कम्बिनेशन। फंक्शन का नाम सेम है, पैरामीटर्स और आर्गूमेंट चेंज है, तो ऐसे फंक्शंस को बोला जाता है फंक्शंस ओवरलोडिंग। सही है, तो आपके हैंड्स आउट में इस फंक्शंस ओवरलोडिंग की बहुत ही अच्छी एग्जांपल लिखी हुई है, तो मैं यहीं से ही ये कॉपी करता हूँ एग्जांपल और यहीं से आपको समझाऊंगा मैं। तो उससे भी पहले आप लोग एक रफ आइडिया देखें। यहाँ पर मेरे पास 3 फंक्शन बने हुए हैं, एक ये प्रिंट फंक्शन है, एक ये प्रिंट फंक्शन है और एक ये तीसरा प्रिंट फंक्शन है। तीनों के नेम सेम है। याद रखेंगे फंक्शन का नेम सेम नहीं होता अगर आप ये ऐसे करना चाहें, लेकिन जब आप उसकी डेटा टाइप या पैरामीटर्स को चेंज कर देते हैं तो वो फंक्शन अपने आप में एक अलग बन जाता है। सही है, तो इसी चीज़ को ओवरलोड ही बोला जाता है। तो इसकी अगर आप ब्रैकेट्स में देखें तीनों फंक्शन की, तो यहाँ पर इंटीजर वेरिएबल यूज़ हो रहा है, जबकि यहाँ डबल यूज़ हो रहा है और जबकि यहाँ स्ट्रिंग यूज़ हो रही है, कैरेक्टर। सही है, तो पता चला कि नेम तो सेम है फंक्शन का, लेकिन जो फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स हैं और इसी तरह जो आर्गूमेंट है वो चेंज है। तो यहाँ पर VS कोड में आने के बाद इस पूरे को सिलेक्ट करके उसकी जगह मैं आपका ये वाला प्रोग्राम पेस्ट कर रहा हूँ जो आपका भी हमने कॉपी किया। अब यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर मुझे 2-3 चीज़ें फिक्स करनी है, क्योंकि देखें यहाँ मुझे एरर्स देखने को शो हो रहे हैं। तो ये मैंने आपको बारहा बताया हुआ कि VS कोड के अंदर .h जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होता, तो इसको मैं #include IOStream कर लेता हूँ और नेक्स्ट जो है एक यूजिंग नेम स्पेस लगा लेता हूँ, और इससे क्या होगा कि हम सी आउट और सी इन के सारे ये जो एरर्स हैं वो चले जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप हम लोगों ने क्या करना है, ये तो फंक्शन तो ठीक ठीक बने हुए हैं और यहाँ पर जो वॉइड लिखा हुआ है ना इसको रिमूव कर देते हैं और मेन से पहले हम लोग इंट लिख देते हैं। सही है, और यहाँ पर इसके लास्ट में रिटर्न ज़ीरो भी लिख लेते हैं। तो यहाँ तक करने के बाद अब हमारा फंक्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर देखें ये और ये तीनों फंक्शन का नाम सेम है, डेटा टाइप मुख्तलिफ है। अब देखें यहाँ पर देखें मैंने तीनों ही अलग अलग उसी डेटा टाइप की तरह के मैंने वेरिएबल बनाए मेन में। जब इसको मैं कॉल करने लगा तो देखें पहला वेरिएबल मैंने इंटीजर बनाया जिसके अंदर वैल्यू थी 100, दूसरा मैंने डबल टाइप का वेरिएबल बनाया जिसके अंदर वैल्यू थी ये 1 2 3 1 2, और तीसरा जो है वो मैंने कैरेक्टर्स की एरे बनाई जिसके अंदर मैंने ये स्ट्रिंग दे दिया, दिस इज़ अ टेस्ट स्ट्रिंग। नाउ अब इन तीनों को मैंने कॉल किया। अब होगा क्या, देखो यहाँ पर कॉलिंग में देखो फंक्शन एक ही जा रहा है, फंक्शन का नेम आपको एक ही जैसा दिखाई दे रहा है, बट जब आप इसको वेरिएबल ये वाला पास करें जैसे आई इसको पास करें तो ये ऑटोमेटिक इन तीनों के पास जाएगा और देखेगा कि भाई इन तीनों का तो नाम ही सेम है, अब मैं किसके पास जाऊं। तो ये क्या करेगा, इसकी डेटा टाइप को देखेगा आई की, तो आई की डेटा टाइप इसको मिलेगी इंट, तो ये खुद ब खुद यहाँ पर इसके इंट वाले के पास चला जाएगा और ये वाला एग्जीक्यूट कर लेगा। सही है, सिमिलरली जो सेकंड है वो भी जाएगा, देखेगा कि यार ये तो तीनों फंक्शन ही एक जैसे, मैंने किसके पास जाना मुझे तो पता नहीं। फिर वो देखेगा कि यार मेरे पास एक आर्गूमेंट है जिसका नाम है डी, उस डी की डेटा टाइप क्या है डबल, तो वो यहाँ देखेगा क्या किसी फंक्शन में डबल डेटा टाइप यूज़ हुई है, तो इसके अंदर मिल जाएगी उसको डबल डेटा टाइप, तो यहाँ पर उसकी ये वाला मैच कर जाएगा द वैल्यू ऑफ डबल। सिमिलरली ये स्ट्रिंग वाला जाएगा, वो देखेगा कि भाई हाँ भाई मेरे जैसा कोई मैच हो रहा है तो मैच हो जाएगा, तो वो उसको प्रिंट करा देगा। तो अब इसको मैं अगर रन करूँ तो मेरे पास जो है वो तीनों अपने अपने मुतलका फंक्शन के अंदर एग्जीक्यूट हो जाएंगे। और यहाँ मुझे एक एरर देखने को मिल रहा है, करेक्टर एस अच्छा ओके ये वार्निंग है, कोई नहीं, ये इसमें आती है, मैं समझ गया हूँ कि ये वार्निंग क्यों दे रहा है, तो इसको आप लोग फिलहाल इग्नोर मारे देखें, लेकिन हमारा जो प्रोग्राम है वो ठीक ठीक रन हो रहा है। सही है, तो ये तरीक़ाकार होता है हमारे पास इसको करने का। तो ये एरर्स मैं रिमूव भी कर सकता हूँ वो इस तरह से कि अगर मैं इसको यहाँ पर ये कर दूँ, मतलब कि एस लिख दूँ यहाँ पर, और अगर इसको मैं अब रन करूँ तो देखिए ये मेरे पास तमाम के तमाम एरर्स जो है वो जा चुके हैं। सही है, तो इसको मैं एक दफ़ा क्लियर करके दोबारा से भी आपको कंफर्म करा देता हूँ कि मेरे पास तमाम जो वार्निंग आ रही थी अभी वो जा चुकी है। तो वो इसके स्टार की वजह से वार्निंग आती है लेकिन प्रोग्राम आपके एग्जीक्यूट हो जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गई कि तीनों फंक्शन किस तरह से ओवरलोड किया जाते हैं। सेम फंक्शन का नाम है बट उसके पैरामीटर्स जो हैं वो चेंज है और वो अपने अपने ही एग्जैक्ट लोकेशन पे जाके प्रिंट होते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, मैंने और भी वीडियोस लेक्चर इस सीरीज़ में बना रखे हैं, तो आप वो सब भी नीचे प्लेलिस्ट का लिंक होंगे उसके अंदर भी चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए